बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। जब हमारे पास गिवन बाउंड्री कंडीशंस होमोजीनियस हैं, मतलब स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड हैं और स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है। इसके अलावा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ गिवन है विच इज़ द फंक्शन g ऑफ x। इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल की थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था वो हमने फाइंड किया था corresponding टू दी इनिशियल कंडीशन, जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन थी लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। बस फ़र्क इन्हीं इनिशियल कंडीशंस में आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 10 तक, वो बिल्कुल सेम है। इसके लिए सबसे पहले हमने सोल्यूशन लेट कर लिया था इक्वेशन नंबर 5 के फॉर्म में, फिर इक्वेशन 5 को दोबारा से 1 में इस्तेमाल किया था और 1 में इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया था। ठीक है, फिर दोनों साइड्स को इक्वल रख लिया था कांस्टेंट के, और उससे मज़ीद दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी थी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए के तीन हमने केसेस लिए थे, जब के ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव था, जब के ज़ीरो था और जब के पॉजिटिव था। हमारे पास जो सोल्यूशन आया थे ओडीईज के इक्वेशन नंबर 6 का, वो जी होमोजीनियस था, जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 5 के फॉर्म में हमने सपोज किया था वो ट्रिवियल हो गया था। जब के ग्रेटर देन ज़ीरो केस लिया था तो भी जो सोल्यूशन आया था वो ट्रिवियल ही आया था, मतलब u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑब्टेन हुआ था और ट्रिवियल सोल्यूशन किसी भी इंटरेस्ट के नहीं है। फिर केस नंबर 3 के लिए सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं आए थे। ठीक हो गया। उसके लिए ये सोल्यूशन आए थे जी दोनों ओडीईज के, एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी ऑब्टेन किया था, फिर उन्हें दोबारा से गिवन सपोज्ड इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर लिया था। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल की थी, a3 ज़ीरो हो गया था, यानी कांस्टेंट एक ज़ीरो हो गया। उससे हमारा जो सोल्यूशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अल्टीमेटली हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया वो इक्वेशन नंबर 10 की फॉर्म तक फाइंड किया। ठीक है, इसके बाद बारी आती है इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करने की। अभी हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे। इस बार होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बिकॉज पिछली बार यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, तो वो होमोजीनियस थी तो वो पहले इस्तेमाल कर ली थी। इस बार जो इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली पहले करेंगे, बिकॉज दिस इज़ ए होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन। जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में टी है वहाँ पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, कॉस ज़ीरो 1 आ जाएगा। इसी तरह से ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो एंड साइन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें पता है कि ये टर्म ज़ीरो के इक्वल है, और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब ये इक्वलिटी कैसे सेटिस्फाई होगी? अगर इस टर्म को साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो इस तरफ भी ज़ीरो आ जाएगा, इस तरफ भी ज़ीरो आ जाएगा, ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे हम ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे इस टर्म की जगह पर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 10 की राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी। अगेन हमारे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा जो कि किसी भी इंटरेस्ट का नहीं है, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि ए एन इक्वल्स टू ज़ीरो है और ये जो साइन वाली टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब इस ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो को इक्वेशन नंबर 10 में इस्तेमाल करके सोल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो बाकी बच जाएगी ये टर्म और प्लस के बाद वाली ये टर्म बच जाएगी। तो लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेते हैं। अभी दूसरी इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल कर चुके हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए इक्वेशन नंबर 11 का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों तरफ का। यहाँ पे आ जाएगा यू टी ऑफ एक्स टी एंड समीशन एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसके बाद बी एन साइन वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख लेंगे। चूँकि टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ इसी टर्म का आएगा ना, बिकॉज ये तो एक्स पे डिपेंड कर रही है। साइन का डेरिवेटिव होता है जी कॉज, और ये सारी ब्रैकेट एज इट इज़। फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, और हमारे पास बचेगा एन पाई सी ओवर एल। अब हमने इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है, तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में टी लिखा हुआ है डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में, वहाँ पे हम ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस साइड इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लिख लेंगे यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो कॉस ज़ीरो 1, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कांस्टेंट फाइंड करना है बी एन, इसके लिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन इस्तेमाल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ एम पाई एक्स ओवर एल से, ये जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी दोनों साइड्स को।
अब दोनों साइड्स को ओवर द गिवन डोमेन जो कि हमारे पास 0 to L है इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बाय ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हम देखते हैं कि जब m n के इक्वल नहीं होगा तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा अगर m इज इक्वल्स टू n होगा तो इस इंटीग्रल का आंसर मतलब इस इंटीग्रल का आंसर L/2 आएगा। सो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं मतलब ये केस कंसिडर करते हैं तो हमारे पास bn भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास अभी तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 11 में, यहाँ पे अगर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी मतलब सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा विच इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट। वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो उसके लिए हम इस केस को नहीं लेंगे बल्कि हम कंसिडर करेंगे कि एम एन के इज इक्वल है। सो एम एन के इक्वल रख लेते हैं दोनों इंटेग्रल्स में, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों इंटेग्रल्स को। लेकिन देखिए इस इंटेग्रल को जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी के लिए क्योंकि जी ऑफ एक्स एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, सो इसको एवेलुएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर जी ऑफ एक्स की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आ जाता, जबकि इस इंटेग्रल का आंसर L/2 है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके अलावा सारी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे L है, ये भी L है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ और सिर्फ BN चाहिए इस तरफ, तो बाकी सारी टर्म्स उस तरफ चली जाएंगी। 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में हो जाएगा n पाई c और ये सारा इंटीग्रल दोबारा से इसी तरह से लिख लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 11 में इस्तेमाल करेंगे तो गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। सो यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 11 में। सो इक्वेशन नंबर 13 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 थी। इससे पहले एग्जांपल की थी जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन थी बट इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब हम एक ऐसी एग्जांपल करेंगे जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होगी। तो चले इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एफ ऑफ एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी जी ऑफ एक्स है। इक्वेशन नंबर 10 तक प्रीवियस 2 केसेस की तरह से सोल्यूशन बिल्कुल सेम आएगा। तीनों के तीनों केसेस का इक्वेशन नंबर 10 तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जहाँ तक बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल होना है। इनिशियल कंडीशन के सब्स्टिट्यूशन पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन इस बार बिल्कुल प्रीवियस 2 एग्जांपल की तरह ही का मामला है। लेकिन चलिए दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। सो इस इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 10 में। जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में t मौजूद है वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये साइड एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, सो एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। कॉस 0 1, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, साइन 0 0। सो सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेते हैं। तो बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह से ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जिसके बाद से जी ए एन की ये वैल्यू आई थी हमारे पास। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेते हैं। अभी इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे 10 में, पहले बी एन की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ेगी जी ये वाली, लेकिन उसके लिए पहले टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 10 को विद रिस्पेक्ट टू टी के। u t पे डिपेंड कर रहा है, सो इस तरफ पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से लिख देंगे u t ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू पहले वाली टर्म एज इट इज़ रख लेंगे जो कि साइन ऑफ n पाई x ओवर l है, बिकॉज ये x पे डिपेंड कर रही है हम इसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ए एन कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही रख लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन और फिर ब्रैकेट की वैल्यूज़ एज इट इज़। इसके बाद जो टर्म्स ब्रैकेट में मौजूद हैं उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा n पाई c ओवर l। इसी तरह से बी एन एज इट इज़ लिख लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉज ऑफ एन पाई सी टी ओवर एल और फिर इस ब्रैकेट वाली टर्म्स का डेरिवेटिव एन पाई सी ओवर एल एंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अब इसमें कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं जो थी हमारे पास u t ऑफ x 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ x। सो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये साइड g ऑफ x के इक्वल है। इसके अलावा अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन टर्म्स पे फोकस करें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0, साइन 0 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, सो इसे नहीं लिखेंगे।
ये 0 cos 0 1, सो ये टर्म दोबारा से लिख लेंगे। सो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के साथ। जिस तरह से प्रीवियस केस में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस्तेमाल करके बी एन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये रही बी एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में, उसी तरह से वहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम प्रीवियस स्टेप्स करेंगे जैसे अभी किए हैं। सो बी एन की वैल्यू लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे देते हैं। अब देखें ए एन की 11 में है, बी एन की 12 में वैल्यू है। 11 और 12 को इक्वेशन नंबर 10 में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो यूज़ कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे लेते हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। डिटेल सॉल्यूशन के लिए केस नंबर 1 को मस्त देखिएगा, जिसमें हमने हर स्टेप को डिटेल के साथ सॉल्व किया है और डिस्कस किया है।